आज की स्टोरी हमारी अभय की है। अभय जो अपनी नानी के घर जाता है और उसकी नानी फिर उसे इस रामगढ़ गांव में ले आती है, जिसमें ये पुरानी हवेली थी, जिस हवेली का नाम था ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली बहुत ज़्यादा सुनसान होने के साथ साथ श्रापित भी है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो था ही उनका। अभय को ये सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि अभय आजकल का लड़का था। वो नहीं मानता था इन सारी चीज़ों को, इसलिए वो इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है और इग्नोर करता है इन सारी बातों को। अभय सोचता है कि जब मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा उस हवेली को, तब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या देखा। अभय जब उस गांव में आता है और उस हवेली के बारे में सुनता है, तो अभय को एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि वो गलत जगह पे है और वो जो हवेली है वो भी कोई सही हवेली नहीं है, क्योंकि लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करते। कोई कहता कि हवेली सुनसान है, कोई कहता कि हवेली बहुत ज़्यादा श्रापित है, तो कोई कहता कि इसके अंदर काला जादू होता है, कोई कहता कि इसके अंदर भूत हैं। तो अलग अलग बातें वहाँ पे सुनाई देती। अभय को ये चीज़ अजीब लगती है, तो वो सोचता है कि आज रात जाके वो उस हवेली में देखेगा एक्चुअली है क्या वहाँ पे। जब वो उस हवेली में जाता है और उस हवेली के बाहर खड़ा होता है, तो हवेली पूरी तरीके से एक कब्रिस्तान जैसी दिख रही थी। जगह जगह कूड़ा कचरा और हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। उस हवेली के अंदर इतना सन्नाटा था कि वो अपने दिल की आवाज़ भी सुन पा रहा था उस सन्नाटे में। हवेली की खिड़की पे उसे एक औरत दिखती है और उस औरत को देख के जैसे ही अभय अंदर जा रहा होता है, अचानक से एक पुराने पंडित रामशरण अभय को रोक लेते हैं। वो अभय से कहते हैं कि इस हवेली के अंदर मत जाओ, क्योंकि ये हवेली जाने लायक जगह नहीं है। अभय कहता है क्यों, क्या हो गया? कहते तुम्हें नहीं पता ये हवेली श्रापित है? तो हंसता है और उन्हें बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता पंडित जी, मैं जाऊंगा और मैं आप सबको प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस हवेली के अंदर। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा, इसके अंदर जो भी आज तक गया है वो सिर्फ जा पाया है, लौट के आ नहीं पाया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जाके लौट के जिंदा वापस आ जाओगे, तो ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। इसके अंदर मत जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अभय कहता है ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, और पंडित जी के साथ लौट जाता है, क्योंकि अभय के मन में भी कहीं ना कहीं डर तो था ही। अभय उस रात तो लौट गया, लेकिन वो सोचता है कि अगले दिन अकेले नहीं, किसी को लेके आएगा, क्योंकि अकेले जाना उसे सेफ नहीं लग रहा था। अगले दिन अभी अपने साथ रवि, दीपक और सुरेश को लेके जाता है। अभय जैसे ही उन लोगों को लेके जा रहा होता है, तभी रवि बोलता है कि भाई सुनना, ये जगह डरावनी है यार, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे इसमें किस्से सुने हैं कि लोग गए और लौट के कभी नहीं आ पाए, हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अभय हंसकर बोलता है अरे यार, ये सारे लोगों के बनाए हुए चोचले हैं और बातें हैं जो वो फैलाते हैं और वो बोलते हैं, और वही चीज़ तुम लोग सुन के डरते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरी मान, और चलो मेरे साथ। ऐसे बोलकर अभय उन्हें अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर जाने के लिए हुए, तेज आंधी और हवा चलने लग गई। हवा और आंधी से उनका डर और बढ़ता गया। जैसे ही वो हवेली के सामने हवेली के गेट पे पहुंचे, उन्होंने हवेली का गेट खोलने की कोशिश करी। गेट तेज तेज हिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद अपने आप खुल गया। पहले उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन गेट नहीं खुला। फिर जब वो निराश होके हवेली की सीढ़ियों पे बैठ गए थे, तब थोड़ी देर के बाद वो गेट अपने आप खुल गया। वो लोग शॉक हो गए। अबे बोलता अपने आप गेट कैसे खुल गया? उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो है, इस वजह से वो मुड़े और वापस हवेली के अंदर गए। जब वो हवेली के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरीके से जराजर पड़ी है, मतलब पूरी तरीके से खाली हो रखी है। जो चीज़ें हैं पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं और ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे सिर्फ एक कोना था जो पूरी तरीके से साफ था। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो एक जगह पूरी तरीके से साफ कैसे है। दीपक तभी बोलता है कि यहाँ कोई रहता तो नहीं है, क्योंकि वो जगह पूरी तरीके से साफ है। शायद यहाँ पे कोई रहता है,
जिसने इस हवेली में डर फैला रखा है। तभी उन्हें अचानक से दीवार पे एक परछाई दिखती है। रवि ने जमीन पर एक त्रिकोण देखा, मतलब एक ट्रायंगल, और उसे देख के रवि 2 कदम पीछे हट गया। अभय ने तभी बोला कि जरूर ये काला जादू है, यहाँ पे कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और शायद वो जो साफ जगह है वो वहाँ पे रहता हो। तभी अचानक से एक तेज आवाज से बगल वाले कमरे की खिड़की खुलती है और जैसे ही ये लोग पीछे हटते हैं उस खिड़की को देख के, उनके पीछे से एक तेज हंसने की आवाज़ शुरू हो जाती है और उस हंसने की आवाज़ को सुन के ये लोग और डरते हैं। तभी रवि कहता है और दीपक कहता है कि यार हमें निकलना चाहिए यहाँ से, हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। सुरेश कहता है कि नहीं यार, थोड़ी देर रुकते हैं ना, क्या हो गया, खिड़की तो खुली है, जो भी है वो शायद हमें भी डराना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम यहाँ रुकें। अभय कहता है हाँ भाई, अब आए हैं तो देख के तो जाएंगे ही कि चल क्या रहा है इस हवेली में। रवि और दीपक डरते हुए कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन वो डरे हुए थे काफ़ी और उनका सजेशन यही था कि हमें वापस लौटना चाहिए। जो खिड़की खुली थी, ये लोग उसी खिड़की की तरफ आगे बढ़ने लग गए, ये सोचकर कि उस खिड़की के अंदर ज़रूर कोई ना कोई छुपा होगा जिसने अचानक से ये खिड़की खोली थी। जैसे ये उसकी तरफ बढ़े, अचानक से वो खिड़की बंद हो गई। इनको इस बार उस खिड़की को बंद करने के लिए कोई इंसान का हाथ या इंसान नहीं दिखा। इस वजह से ये और ज़्यादा डर गए और इन्होंने सोचा कि अब इन्हें बाहर भागना चाहिए। जब ये बाहर भागने लगे तो हवेली के गेट अपने आप बंद हो गए। ये तेज तेज चिल्लाने लगे गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक औरत की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। जब ये पलट के देखते हैं तो ये एक छाया को देखते हैं जिसके बड़े बड़े बाल थे और लाल आंखें थी। वो लाल आंखें लाल इसलिए थी क्योंकि उन आंखों में से खून बह रहा था। उन आंखों को देख के और उस चुड़ैल या जो भी छाया थी उसको देख के दीपक और रवि चिल्लाकर बोले कि ये आत्मा है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी भागो यहाँ से। ऐसे करके बात करने लग गए और डरने लग गए काफ़ी ज़्यादा। अचानक से वहाँ पे धूल उड़ने लगी और हवा में एक दृश्य आ गया। दृश्य था लोगों का, जो लोग एक औरत को बाल से पकड़ के खींच के ले जा रहे थे और खींच के ले जाके उसे जलाने लग गए। अभय ने ये कहानी जानी थी। ये कहानी थी चंद्रकला की। चंद्रकला ठाकुर हवेली की एक नौकरानी थी जिसे ठाकुर साहब जला रहे थे। किस आरोप में? इस आरोप में कि काला जादू करती है चंद्रिका। लेकिन चंद्रकला काला जादू नहीं करती थी, इसलिए चंद्रकला ने मरते मरते भी एक श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में रहेगा या आएगा वो उसे मार डालेगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसी के थोड़ी देर बाद ठाकुर ने उसे जला दिया और उसे मार डाला। चंद्रकला की आत्मा शायद इसी महल में घूमती है और वो काला जादू नहीं है, वो चंद्रकला की आत्मा है जो किसी को घुसने नहीं देती है। अभय समझ चुका था कि जो आवाज़ें और जो दृश्य लोगों को दिखते हैं वो उस हवेली में चंद्रकला की आत्मा के हैं। तभी रवि को एक हवेली के एक कोने में एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें चंद्रिका के आखिरी शब्द लिखे थे। वो आखिरी शब्द थे, मुझे निर्दोष साबित करो और मेरी सच्चाई सबके सामने लाओ। थोड़ी देर के बाद उस हवेली का गेट खुल जाता है और वो चारों के चारों उस हवेली से बाहर भाग जाते हैं। अभय ने गांव के पुजारी से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अगर चंद्रकला के अधूरे काम को पूरा कर दिया जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। अभय ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और मंदिर में एक यज्ञ करवाया। ठाकुर परिवार की काली करतूतें सबके सामने आई और चंद्रकला को निर्दोष साबित किया गया। उस रात हवेली में एक आखिरी बार एक चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए शांति छा गई। अभय अब निश्चिंत था क्योंकि उसने चंद्रकला की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। वो सोच रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा और हवेली में और उस गांव में किसी भी भूत का प्रकोप नहीं पड़ेगा। तभी अभय गांव के घर में सो रहा होता है
और वो उस हवेली की फोटोज चेक कर रहा होता है। वो उस फोटोज में देखता है कि एक और परछाई थी। अब वो सोचता है कि हवेली में जो आत्मा थी वो तो मुक्त हो चुकी है, तो ये एक और परछाई किसकी है? वो समझ नहीं पाता और वो सोच में पड़ जाता है कि ये एक और परछाई जो उसने देखी है अपनी फोटोज में, ये कौन है? कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या कहीं पूरी दाल तो काली नहीं। जैसे ही अभय उन फोटोज को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आत्मा है कौन या ये परछाई है किसकी, तभी उसकी स्क्रीन पे लिखा आता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और वो समझ नहीं पाता है कि किस कहानी की बात हो रही है। और तभी अभय के कमरे की लाइटें ऑफ होने लगती हैं, कभी ऑन होती हैं तो कभी ऑफ हो जाती हैं। अभय घबरा जाता है। आज की स्टोरी हमारे उत्तर प्रदेश के उस महल की है जिस महल को भूतिया महल कहा जाता है। और अभय को कुछ समझ में नहीं आता और अभय के फ़ोन पे थोड़ी देर में एक कॉल आता है। वो कॉल था उसके दोस्त रवि का, जो दोस्त उसका गांव में बना था। रवि कॉल पे बोलता है कि यार अभी भी वो आत्मा है उस हवेली में। तो अभय बोलता है कि अभी भी हवेली में आत्मा कैसे हो सकती है? तभी रवि बोलता है क्योंकि मैंने उसे देखा है। और वहीं पे क्या होता है, अगर आपको जानना है आपको इसका सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा कि उस हवेली में आगे क्या हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस हवेली में आगे क्या हुआ तो स्टोरी पे बने रहिए और इसका पार्ट 2 ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसका पार्ट 2 मैं आपके पास कल लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।